बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पीटीवी स्पोर्ट्स के फ्लैगशिप फुटबॉल शो किक ऑफ में खुश आमदीद थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे ऑन दिस शो वे वी डिस्कस फुटबॉल पाकिस्तानी फुटबॉल एंड इंटरनेशनल फुटबॉल। अगर हम पाकिस्तान की फुटबॉल की बात करें सो नॉट मच हैपनिंग ऑन द प्लेइंग फील्ड, लेकिन ऑफ द फील्ड जो है अब इलेक्शंस तकरीबन एक महीने की दूरी पर हैं और सब यही उम्मीद लगा के बैठे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि बिल आखिर इस दफ़ा बहुत सालों बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन स्मूथली हो जाएं और एक इलेक्टेड बॉडी आ जाए और पाकिस्तान में जो है फ़ुटबॉल की एक्टिविटीज़ जो हैं नॉर्मल तरीके से रिज्यूम हो जाएं। एंड ये जो दुनिया का सबसे मकबूल और सबसे बड़ा स्पोर्ट है पाकिस्तान में भी बड़े और भले। उसके साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल फ़ुटबॉल की बात करते हैं तो लीग जो सीज़न था वो तकरीबन अपने अब एंड पे पहुंच रहा है। प्रीमियर लीग जो आपने देखी बीटीवी स्पोर्ट्स पे, उस पे जो है 34 मैच डेज हो चुके हैं। लिवरपूल अब सिर्फ एक मैच की दूरी पर है फ्रॉम बिकमिंग द चैम्पियन वंस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2020। इस वीकेंड पर उनका मुकाबला होगा एट एनफील्ड वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर्स और लगता यही है कि शायद वो होम पे ये मैच जीत के टाइटल अपने नाम करेंगे, क्योंकि आर्सेनल ने इस मिड वीक में अपने होम पे क्रिस्टल पैलेस को जो है उनके साथ वो ड्रॉ करते हैं। क्रिस्टल पैलेस भी लंदन की टीम है। We could say this was a North-South London derby जो दो गोल से बराबर रहती है। So now Liverpool just one game away from becoming champions and Arsenal finishing at number 2, barring some absolute mathematical miracle। उसके साथ साथ जैसे हमने पहले भी बात की है शो के ऊपर कि रेलीगेशन के जो स्पॉट्स हैं वो भी तकरीबन तय हो ही चुके हैं। इनफैक्ट लेस्टर एंड साउथहैम्पटन वो तो बाहर हो ही चुके हैं। उसके साथ साथ एक और टीम जो उनके साथ बाहर होगी वो होगी इप्सविच एंड लीड्स एंड बर्नले जो है वो चैंपियनशिप से जो है प्रमोट होकर ऊपर आने वाले हैं। उसके साथ साथ तीसरी टीम कौन सी होगी वो बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि विल बी द थर्ड टीम टू कम इन द प्रीमियर लीग। लेकिन द इंटरेस्टिंग रेस नाउ इज़ फॉर द चैंपियंस लीग प्लेसेस एंड वहाँ पे कौन फिनिश करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वीकेंड पे जो 4 टीमें एफए कप का सेमीफाइनल खेलने वाली हैं उसमें से 3 टीमें ऐसी हैं जो इन स्पॉट्स के लिए लड़ने वाली हैं। तो विल दे प्रायोरिटाइज द एफए कप final winning the FA Cup, or will they prioritize the top spots which will make them get into the Champions League, which means more cash and which means them getting at least 8 European matches in the coming season। So ये अब interesting जो है स्टोरी लाइन बच गई है इस सीजन में इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। हम अगर बात कर लें स्पेन की तो वहाँ पे इन द स्पेनिश ला लीगा अभी द टाइटल रेस जारी है बिटवीन बारसा एंड रियल मैड्रिड। बारसा एंड रियल दोनों ने अपने मैचेस 1-0 के स्कोर लाइन से इस मिड वीक में जीते और अब इन दोनों टीमों के दरमियान 4 पॉइंट का फासला बाकी है एंड 5 मैचेस बाकी हैं ला लीगा के अंदर। सो दैट टाइटल रेस लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन इस वीकेंड पे ये दोनों टीमें जो हैं आमने सामने होंगी इन द फाइनल ऑफ द कोपा डेल रे। For Real Madrid's own standards, it hasn't been the best season. Carlo Ancelotti काफ़ी स्पेकुलेशन है उनको भी लेके कि वो इस टीम के साथ होंगे अगले सीज़न या नहीं, वील फाइंड आउट। इटली में अभी भी कंपटीशन बहुत नेक टू नेक जा रहा है बिटवीन नेपोली एंड इंटर मिलान, जबकि कोपा इटालिया के अंदर एसी मिलान ने जो है इंटर मिलान को आउट क्लास कर दिया और पिछले 5 मैचेस में नाउ एसी मिलान आर अनबीटन अगेंस्ट द होम राइवल्स इंटर, जबकि उससे पहले 6 मैचेस में कंसेक्यूटिव इंटर ने एसी को हराया था। तो डेफिनेटली हैज़ बीन अ चेंज ओवर देयर। सो विल डिस्कस ऑल दिस एंड मोर। उसके साथ साथ वन मैन वन क्लब हम बात कर सकते हैं जेमी वार्डी की। ही इज़ नो मोर विद लेस्टर सिटी, ही हैज़ डिसाइडेड टू मूव ऑन। सो नो वार्डी नो पार्टी। लेस्टर सिटी वैसे भी प्रीमियर लीग से बाहर हो चुके हैं एंड उसके साथ साथ वन ऑफ द टैलिस्मैन जेमी वार्डी, ही हैज़ डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे एट द किंग पावर स्टेडियम एज वेल। एंड वेयर विल कार्लो एंचेलोटी एंड अप, इन सब चीज़ों पर आज हमारे शो पर हम डिस्कस करेंगे। और हमें कुछ देर बाद डंकन अलेक्जेंडर द सीनियर फुटबॉल राइटर ऑफ द एथलेटिक वो भी ज्वाइन करेंगे। एंड इन स्टूडियो वी हैव विद अस आवर यूजुअल सस्पेक्ट एवर स्माइलिंग and his t-shirt always matching his sneakers, mashallah, say Abdul Latif Dada boy. How are you, sir? All well? All well. Thank you for having me, Altamash. It's a pleasure being here. मैं स्टार्ट में सबसे पहले मैन्यू फैंस को अपडेट करता चलूँ कि देर इज़ मज़ीद बैड न्यूज़ अनफॉर्चुनेटली। डिएगो डालो जो उनके एक काफ़ी स्टार प्लेयर थे, मतलब ही हैज़ बिन कंसिस्टेंटली इन द टीम फॉर एमरम, हैज़ बिन ऑलमोस्ट रूल्ड आउट ऑफ द सीजन बिकॉज ऑफ अ काफ इंजरी। सो आई मीन दैट्स अ बिग ब्लो, क्योंकि अभी उनके जो यूरोपा लीग के सेमीफाइनल्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट कंपटीशन है, ऑब्वियसली सीजन डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं वो यूनाइटेड के लिए। एंड डिएगो डालो को यहाँ पे इस स्टेज पे लूज़ करना काफ़ी मतलब इट्स बैड साइन ऑब्वियसली। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि अमाद डियालो की बात हो रही है कि वक्त से पहले वो वापस फिट हो जाए और मे बी सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग या शायद दूसरे लेग के लिए वो वापस आ जाएँ।
तो यहाँ पे एक थोड़ा पॉजिटिव बात है. बट ऑन द अदर हैंड अल्तमिश, मैं काफ़ी अफसरदा हूँ बिकॉज ऑफ मीडिया रिपोर्ट्स और जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, यही लग रहा है कि एंचेलोटी का वक्त एट रियल मैड्रिड इज कमिंग टू एन एंड. आई मीन, आई एब्सोल्युटली लव कार्लो एंचेलोटी. आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम एज अ मैनेजर एज वेल. बायर लेवरकुसन के जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि दे हैव अ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट विद शाबी अलोंसो कि अगर उनका कोई प्रीवियस क्लब उनकी मांग करता है तो उसको वो रिलीज कर देंगे. अगर आपको याद हो, पिछले साल इस शो पे हमने यही बात की थी कि शाबी 1 साल और गुजारेंगे लेवरकुसन के साथ, बिल्कुल एंचेलोटी को 1 साल मिलेगा और रियल मैड्रिड के साथ, और फिर ये स्वैप होने जाएगा जी. और वो जो है वहाँ चले जाएंगे, ब्राजील चले जाएंगे, और लग रहा है वैसे ही होने वाला है. बिल्कुल, बिकॉज वो मीडिया में ये भी आ गई है बातें कि ब्राजीलियन एफए ने अभी से अप्रोच करना शुरू कर दिया है कार्लो एंचेलोटी को. ऑल्दो एंचेलोटी का अभी भी रियल मैड्रिड में 1 साल बाकी है कॉन्ट्रैक्ट, बट लेकिन रियल मैड्रिड में कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू है? फ्लोरेंटिनो पेरेज कैन गेट रिड ऑफ द मैनेजर एनी टाइम ही वांट्स. अच्छा, उसके बरक्स ये भी कि कार्लो एंचेलोटी के सामने भी कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं. ही इज डॉन कार्लो. वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं. उन्होंने इतना अचीव कर लिया है कि डजंट मैटर टू एनीवन. एब्सोल्युटली अल्तमिश. लेकिन मैं यहाँ पे एक बताना चलूँ कि ये जो एक पूरा फिनोमेना है कि भाई प्रीवियस प्लेयर है आपके, मतलब एक्स प्लेयर है, अब वो मैनेजर बना है तो आप उसको क्लब में ले आओ, वो इंस्टेंट सक्सेस हो जाए, ऐसा होता नहीं है. ये बहुत आउटलायर्स होते हैं इस किस्म के लोग, जैसे पेप गार्डियोला एट बार्सिलोना था, ज़िनेडीन ज़िडान एट रियल मैड्रिड था. इट इज नॉट अ नॉर्म. ठीक है, तो अगर शाबी अलोंसो से हम एक्सपेक्ट करेंगे 2 सीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट की है उसने बायर लेवरकुसन के लिए, और वो रियल मैड्रिड जैसे स्क्वाड में आके जहां पे इट इज फुल ऑफ बिग ईगोज एंड नीड्स अ लॉट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग. बिकॉज इस सीजन हमने जो उनके मसले मसाइल देखे, मिडफील्ड में टोनी क्रूज को नहीं रिप्लेस किया. इनफैक्ट कोर्टवा ने तो आर्सेनल वाले सेमीफाइनल के बाद खुद कहा था कि भाई हम क्या करते, इतने सारे क्रॉसेस बॉक्स के अंदर हमारे प्लेयर्स जा रहे थे, देयर वाज नो होजेलू टू कन्वर्ट दोस क्रॉसेस. तो स्क्वाड में प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंसिव पोजीशंस में हैं. वो तो असेंसियो एक मिरेकल हो गया कि वो इतना सक्सेसफुल हो गया अकेडमी से आके. अदरवाइज ऐसा अल्तमिश नहीं होता ना. अगर असेंसियो इतना सक्सेसफुल, इतना अच्छा नहीं खेलता है सीजन, तो आप सिर्फ रूडिगर के भरोसे पूरा सीजन तो नहीं निकाल सकते थे. तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज. आई एम नॉट रियली ऑप्टिमिस्टिक. आपने जब बात की मैनेजर की, आई थिंक आप लैम्पार्ड से काफी जेरेड हो चुके हैं, जिनका टाइम चेल्सी में गुजरा है. तो सिर्फ लैम्पार्ड क्यों, स्टीवन जेरार्ड का नाम आप उठा लें. मतलब लेकिन वो लिवरपूल नहीं गए ना. वो लिवरपूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने भी एज अ मैनेजरियल उनका जो स्टार्ट हुआ था एस्टन विला में थोड़ा बेहतर उन्होंने किया था पहले सीजन. सेकंड सीजन में वो लेकिन रेंजर्स पे ही वाज वेरी गुड, जिसकी बिना पे वो एस्टन विला गए, वहां पे वो नहीं संभाल सके, फिर वो सऊदी अरेबिया चले गए. तो मैं यही कह रहा हूं कि लेवरकुसन में तो अलोंसो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ला लीगा जैसे लीग के अंदर टॉप प्रेशर एनवायरनमेंट एट रियल मैड्रिड भी वो सक्सेसफुल हो. इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल, बट आई डोंट सी इट एज अ वेरी गुड मूव. मुझे ये चीज, मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं इसको लेके. बट मतलब जो टाइटल की जो सॉरी नॉट टाइटल, जो टॉप 4 रेस है इंग्लिश प्रीमियर लीग के अंदर अल्तमश, वो हर रोज एक्साइटिंग से एक्साइटिंग हो रही है. अगर अभी मैन सिटी की, You mean 3 and 7? यस, बिटवीन 3 and 7, एब्सोल्युटली. 1 और 2 के ऊपर तो हम बात ही नहीं कर रहे. एग्जैक्टली. तो उसी के बारे में पहले कुछ आर्सेनल और क्रिस्टल पैलेस के हाइलाइट्स देख लेते हैं, और फिर इसके बाद इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं. तो पहले हम हाइलाइट्स देखेंगे आर्सेनल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस. ये मैच हुआ है दी एमिरेट्स. याद रहे, अगर आर्सेनल ये मैच जीता तो लिवरपूल को फर्दर उनको 1 हफ्ता और वेट करना पड़ता, लेकिन ये मैच ड्रॉ होता है बिटवीन द 2 लंडन टीम्स. दिस वाज द नॉर्थ साउथ लंडन डर्बी बिटवीन आर्सेनल एंड क्रिस्टल पैलेस. जो मैच 2-2 गोल से बराबर रहता है, जिसकी बिना पे आर्सेनल नंबर 2 एंड क्रिस्टल पैलेस आर ऑन नंबर 12. लेट्स लुक एट द हाइलाइट्स एंड देन डिस्कस दिस मैच फर्दर. And Mateta over there equalizing for Crystal Palace. ये मैच 2-2 गोल से बराबर रहता है. Arsenal have 68% of the possession in this match, लेकिन XG में they were behind Crystal Palace. आर्सेनल के पास 1.18 का XG होता है और क्रिस्टल पैलेस के पास 1.82. ओवरऑल क्रिस्टल पैलेस डेफिनेटली डिजर्व्ड अ पॉइंट इन दिस मैच. इन फैक्ट एट सम पीरियड्स ऑफ द मैच दे वर इवन बेटर देन आर्सेनल, सेफ टू से दैट. और उसके साथ साथ आर्सेनल ने इस सीजन 9 दफ़ा ऐसा हुआ है कि लीड करते हुए पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं. दे हैव गॉन ऑन टू ड्रॉ मैच फ्रॉम अ लीडिंग पोजीशन. सो दैट्स दैट एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर एट द नंबर 2 पोजीशन राइट नाउ. जी उस्मान कहने वाला था क्योंकि पहले वही बैठते हैं. जी लतीफ, कैसे देखते हैं आप इस मैच को एंड द फाइट गिवन बाय क्रिस्टल पैलेस गिवन द सीजन दे हैव हैड स्पेशली एट द एमिरेट्स? And also they have this big game on the weekend against Aston Villa, the semi-final. वो उनके लिए ज़्यादा बड़ी बात है और इसी वजह से इस्माइला सार और मटेटा जो थे वो बेंच पे थे. उन्होंने उनको स्टार्ट भी नहीं कराया था because they want them fresh for the weekend. Arsenal on the other hand, अल्तमश देखें 13th ड्रॉ था ये सीजन का उनका. पिछली 8 में से 8 गेम्स में से 5 गेम्स उनकी ड्रॉ हुई हैं इन द प्रीमियर लीग. सो
एंड दैट इज ऑब्वियसली द रीजन कि वो नंबर 2 पर हैं और इतना खुला हाथ लिवरपूल को मिला हुआ है कि मतलब इजीली वो टाइटल को जीतने जा रहे हैं। और ये डेट जो अप्रैल 28 की डेट आपको पता है कितने महीनों में से मैंने कही भी है कि अगेंस्ट टॉटनहम लिवरपूल टाइटल उठाएगा, और वो बात सच होने जा रही है। दे जस्ट नीड 1 पॉइंट लिवरपूल और उसके बाद ऑब्वियसली टाइटल उनका होगा। लेकिन आर्सेनल के लिए भी ऑब्वियसली द सीजन इज नॉट ओवर, राइट? दे आर इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग, तो दैट इज अ बिग थिंग फॉर देम। इस गेम की अगर हम बात करें अल्तमश, तो वो जो सेकंड गोल क्रिस्टल पैलेस का जो इक्वलाइजर था वो सलीबा की एक मिस्टेक थी। हमने देखा मटेटा ने चिप किया डेविड राया को, तो वो एक बड़ा अच्छा गोल था। पहला गोल भी जो एजे ने स्कोर किया था क्रिस्टल पैलेस का, वो भी एक वॉली थी ऑफ द पोस्ट, वो अंदर गई है बॉल। आर्सेनल के 2 गोल तो आ गए थे, मतलब जिस तरीके का उनका एक अटैकिंग प्ले है, they did get the 2 goals, but defensive mistakes again, Saliba at fault, yes. and not closing out games. That has been their problem throughout the season. और इस गेम that wasn't a problem in the Champions League. हाँ, that वहाँ पे तो उनका डिफेंस भी बहुत ही उठ के सामने आया था, but you're absolutely right कि their defense has been found wanting at times. अगर तुम देखें चैंपियंस लीग में और इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो बेसिक एक डिफरेंस है ना, गेम की पेस का डिफरेंस है। इंग्लिश प्रीमियर लीग इज सो हाई इंटेंसिटी, सो हाई पेस्ड। वहां पे चैंपियन लीग का थोड़ा एक अलग स्टाइल है। यूरोपियन टीम्स जो होती है ना, वो थोड़ा पोजेशन के भी रखती हैं, उनका जो ट्रांजिशन होती है फ्रॉम फ्रंट टू बैक वो इतनी फास्ट नहीं होती, इतनी हाई पेस नहीं होती। वहां पे आर्सेनल के लिए इजी होता है मैनेज करना, बिकॉज वहां पे पूरी चैंपियन लीग कैंपेन के लिए उनके जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मेरी नजर में जो थे, थॉमस पार्टी एट सीडीएम और मिडफील्ड के अंदर राइस, इन दोनों ने इतना जबरदस्त कंट्रोल करके रखा हुआ चैंपियन लीग गेम्स के अंदर पूरी टीम का टेम्पो कि दे डोंट लेट द ऑपोजिशन ट्रबल देम दैट मच। इंग्लिश प्रीमियर लीग इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। यहाँ की जो पेस ऑफ द गेम है वो बहुत फर्क है। बिल्कुल ठीक है, चलें यहाँ अब लगता है कि आर्सेनल, आई नो इट्स टू क्विक टू से, लेकिन ट्रबलिंग पीएसजी। It's going to be a fascinating game. Yes. If attack versus defense वाली पहला मैच हो गया एमिरेट्स के ऊपर जी, तो it's going to be attack versus defense. PSG को किसी तरीके से आर्सेनल ने रोकना है, and if there is one team that is capable of stopping PSG and hitting them on the counter, it is definitely Arsenal, because ultimately देखिए मिडफील्ड बैटल होगा और मिडफील्ड में आर्सेनल के पास एज ये है कि they have the physicality, they have the height, they have those aggressive players. अनफॉर्चुनेटली पार्टी फर्स्ट लेग के लिए सस्पेंडेड होगा, लेकिन इवन देन राइस होगा, मिकेल मरीनो होंगे। अब वो देखना है आगे खेलते हैं या मिडफील्ड में खेलते हैं। और हमने पिछले इवन द क्वार्टर्स के अंदर ये तो देख ही लिया कि पीएसजी की वल्नरेबिलिटी भी हमने देख ली वर्सेस एस्टन विला। जबकि हमें लग रहा था कि जब नॉकआउट के अंदर पीएसजी बिल्कुल डिफरेंट टीम हमें नजर आ रही है बनस्बत जब उन्होंने स्टार्ट लिया था यूरोप के अंदर। यस, बट पीएसजी हैव दोस मैच विनर्स हु कैन क्रिएट आउट ऑफ समथिंग आउट ऑफ नथिंग। जैसे उस्मान डेम्बेले का जो फॉर्म चल रहा है स्पेशली इन 2025, प्लस डिजेरी डुए, प्लस क्वारेट्स्केलिया ऑन द अदर विंग, सो बहुत ज्यादा अटैकिंग प्रोग्रेस है। इट्स गोइंग बी अ फैसिनेटिंग कॉन्टेस्ट। जैसे मैंने कहा, इट्स गोइंग बी अटैक वर्सेस डिफेंस, एंड जो मिडफील्ड बैटल जो विन करेगा ना, और वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आर्सेनल शायद सफकत ले जाए मिडफील्ड बैटल के अंदर, लेकिन बड़ा मजा आएगा। इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट राइट नाउ। मैं भी कोशिश करूंगा मंडे के वाले शो में हम देखते हैं कि क्या माहौल बनता है। आपकी जो प्रेडिक्शन सेंसर्स हैं वो और मजबूत होते जाएंगे टिल द डेट ऑफ द मैच। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस द अदर मैच जो इस मिड वीक हुआ इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जो बैटल इस वक्त हो रही है बिटवीन 3 and 7, बैटल फॉर द चैंपियंस लीग प्लेसेस। तो उसके अंदर मैन सिटी और एस्टन विला का मैच था, जिसमें बिल्कुल डाइंग मिनट पे जो है मैन सिटी एक और गोल करता है और 2-1 से अपने ही होम पे ये मैच जीतता है। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर मैन सिटी वर्सेस एस्टन विला। What an absolute sigh of relief for Pep Guardiola and his team. वो नज़र आ रहा था उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखे कितना वो उन्होंने सुख का सांस लिया आफ्टर मैथ्यूज न्यूनेस स्कोर्ड दैट गोल। 2-1 के स्कोर लाइन से सिटी जीतता है वर्सेस एस्टन विला। एंड इवन एज द कमेंटेटर सेड दैट गोल इज अ डिफरेंस बिटवीन अ चैंपियंस लीग प्लेस एंड नॉट क्वालिफाइंग फॉर द चैंपियंस लीग। इस मैच के अंदर प्लेइंग एट होम सिटी हैड 62% ऑफ द पोजेशन और उसके साथ साथ दे हैड 1.33 के XG विच वाज एक्चुअली लेस देन एस्टन विला। एंड अगर हम शॉट्स ऑन टारगेट की बात करते हैं, दे हैड 6 शॉट्स ऑन टारगेट कंपेयर टू 3। लेकिन सिंस द 2002-2003 सीजन जब मैन सिटी का नया स्टेडियम बना इत्तेहाद जहाँ पे ये खेल रहे हैं, दिस इज बिन द सीजन इन विच दे कंसीडर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स एंड दैट इज 22 एंड दे वर लकी कि बिल्कुल डाइंग मिनट्स में गोल आ गया, ये मैच जीतते हैं। उसके साथ साथ तकरीबन अब पूरी लग रहा है कि गारंटी अपने आप को कर रहे हैं दैट दे विल बी इन द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन डिस्पाइट द फैक्ट एंड हाउ दे हैव प्लेड ओवरऑल इन दिस सीजन। जी लतीफ़। Ultimately, they are in pole position to be in the Champions League places, especially जो upcoming fixtures हैं Southampton, Wolves, Bournemouth, मतलब Fulham. So I see them, getting Bournemouth, Fulham tricky fixtures. They are tricky ultimately, लेकिन इस stage के मैं नहीं समझता कि
मैन सिटी थोड़ा अभी यहाँ पे फ्लफ करेगा बिकॉज बोर्नमथ एंड फुलम हैव नथिंग टू प्ले फॉर. उनका सीजन तो खत्म हो गया ना, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर यूरोपियन प्लेसेस. तो आई थिंक मैन सिटी के लिए मैं समझता हूँ कि दे आर गोइंग टू बी सेफ, टॉप 5 के अंदर वो आ जाएंगे. ऑन द अदर हैंड एस्टन विला ऑब्वियसली उनकी सिचुएशन बहुत टफ है. अगर इस मैच की बात करें तो हमने देखा कि ओली वॉटकिन जो उनके प्रीमियर स्ट्राइकर हैं उनको वो बेंच पे रखते हैं, वो मौका देते हैं रैशवर्ड को स्टार्ट करने का. एंड रैशवर्ड पहली मिनट के अंदर ही वो पोस्ट पे हिट करते हैं व्हेन ही वाज 1-on-1 विद द कीपर. अगर वो गोल हो जाता पहली मिनट के ऊपर ही तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेशर होता मैन सिटी के ऊपर. उसके बाद एक और भी मौका मिला था व्हेन ऑर्टेगा वाज ऑफ हिज गोल. उन्होंने साइड नेटिंग मार दी थी रैशवर्ड ने. रैशवर्ड डिड हैव अ कपल ऑफ वेरी गुड चांसेस. Rashford did convert the penalty, but you're right, he missed a few chances as well. यस, ये पेनल्टी और बहुत कॉन्फिडेंट पेनल्टी थी. मतलब वो आखिरी मिनट तक, आखिरी सेकंड तक उन्होंने इंतजार किया कि कीपर एक साइड पे कमिट करे, फिर दूसरी साइड पे उन्होंने मारी. तो कूल काम कलेक्टेड थी वो. मैकेटी ऑन द अदर हैंड सिटी के लिए उनकी भी बहुत अच्छी गेम थी. यहाँ पे उन्होंने एक साइड नेटिंग मारी थी, एक ओराइली ने उनको क्रॉस दिया था, सिटर था, वो उन्होंने मिस कर दिया. तो मतलब 2 चांसेस उन्होंने भी मिस किए थे. डोकू सेकंड हाफ के अंदर एज अ सब्स्टिट्यूट आते हैं और पेप गार्डियोला ने जैसे कहा कि ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड फ्रॉम 5 मीटर्स. लेकिन बात ये है ना कि पिच 5 मीटर्स की नहीं होती, बहुत लंबी पिच है. तो उनका जो बैक पोस्ट पे आउटसाइड ऑफ द बूट उन्होंने वो क्रॉस दिया था और वो नूनेस के लिए बिल्कुल टैप इन था. सेकंड गोल आया वहाँ पे. और इवन अल्टीमेट जो पेनल्टी थी जो रैशवर्ड को मिली, मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत सारा डिबेट उस पर होनी चाहिए बिकॉज वो डेफिनेटली वीआर ने रेफरी को कहा था कि आप जाके एक स्क्रीन पे दोबारा देखें. लेकिन वो डीएस का एक बार्ज लगा मुझे कि उन्होंने गिराया था ऑपोजिशन प्लेयर को. तो वो फेयर पेनल्टी थी. ऑन द अदर हैंड अब एस्टन विला के लिए ऑब्वियसली इट इज टफ, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. सबसे ज़्यादा टफ तो चेल्सी के लिए है बिकॉज दे हैव द टफेस्ट फिक्चर्स. विला ऑल्सो कैन पिक अप पॉइंट्स बट इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. अभी ये जो टॉप 5 की जो रेस है इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गो डाउन टू द लास्ट डे ऑफ द सीजन बिकॉज लास्ट डे पे 2 राइवल जो आपस में खेलेंगे, जो इस वक्त टॉप 5 के लिए लड़ रहे हैं, दैट इज चेल्सी नॉटिंघम फॉरेस्ट. तो मतलब आप समझ लें कि बिल्कुल आखिरी दिन तक जो है ना हम ये चीज़ गौर से देख रहे होंगे कि कौन फिनिश करता है. आई थिंक प्रीटी मच जो इस वक्त कहते हैं ना मोमेंटम हम कह लें, लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी प्रीटी मच सिटी, न्यूकासल एंड चेल्सी. नहीं, नॉट चेल्सी. मुझे तो लग रहा है, देखिए मैं आपको बताऊं तो आर्सेनल और लिवरपूल तो देखें कंफर्म है ना. मुझे लग रहा है कि अब 3 स्पॉट्स हैं. उसके तीसरा मैन सिटी हो गया, ठीक है, एक न्यूकासल हो गया, एक नॉटिंघम फॉरेस्ट हो गया. मुझे लग रहा है चेल्सी इस सीजन टॉप 5 में से बाहर फिनिश करेगा. लेकिन वो बात ये कि आखिरी जो फिक्सचर है ना, जैसे मैंने बताया सिटी नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस चेल्सी, तो वो एक 6 पॉइंटर है ना. वो तो मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर चेल्सी 3 पॉइंट पीछे भी हो नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए, दे कैन गेट दैट विक्ट्री एंड जंप अहेड. तो बड़ा एक्साइटिंग टाइम है. लेकिन मुझे इस वक्त जो चेल्सी का फॉर्म है, चेल्सी गॉट वेरी डिफिकल्ट पिक्चर्स. लाइक इफ दे बीट न्यूकासल, अभी न्यूकासल से भी उनका मैच होना है तो बस ठीक है, फिर तो आप बल्ले बल्ले मतलब टॉप 5 के अंदर वो आ सकती है. बट उसके अलावा दे हैव वेरी, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी, खैर इट्स नॉट द सेम थिंग, बट नॉटिंघम फॉरेस्ट, मैनचेस्टर यूनाइटेड, दे हैव एज कंपेयर टू अदर टीम्स, जहां पे हमने सिटी के जैसे मैंने आपको फिक्चर्स बताया, वुल्व्स हो गए, साउथहैम्पटन हो गए, दे कैन पिक अप इजी पॉइंट्स. नॉट चेल्सी. तो इट्स गोइंग टू बी टफ. बट अगर वो अपना मोमेंटम स्विंग करते हैं किसी तरीके से तो फिर चांस बनता है. अदरवाइज न्यूकासल, अच्छा न्यूकासल के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि एडी हाउ जो उनके मैनेजर थे, न्यूमोनिया से जो बाहर थे, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड. ही इज गोइंग टू बी आल्सो बैक ऑन द बेंच दिस वीकेंड इन द प्रीमियर लीग. एक चीज तो देख ली, बिल्कुल वो जरूर प्लस है, लेकिन उनके बगैर भी न्यूकासल हैव बीन विनिंग मैचेस. नहीं, एस्टन विला से टिंडल के, जब टिंडल मैनेजर थे तो एस्टन विला से वो हारे थे 1-4. तो दैट वाज अ बिग सेटबैक. और उस वक्त वो यही सारे पंडित्स को, मेरा भी यही ख्याल था कि एडी हाउ का बेंच पे होना वो गेम की टेम्पो को जो ना अफेक्ट करते हैं. Of course. उनका जो इंस्ट्रक्शन होता है, सारे हॉस्पिटल बेड से, तो इट्स नॉट द सेम थिंग, राइट. बीइंग ऑन द ग्राउंड इन द थिक ऑफ थिंग्स, वो उसका एक अलग इंपैक्ट होता है. बिल्कुल ठीक बात. सो अब देखते हैं क्या बनता है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या. लेकिन हम अब रुक चेंज करेंगे. विल गो ओवर टू स्पेन एंड विल डिस्कस टाइटल रेस ओवर देयर. और मिड वीक में 2 मैचेस हुए ऑफ द टॉप 2 टीम्स, रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना. पहले हम बात कर लेते हैं द मैच विच रियल मैड्रिड दे प्लेड वर्सेस गताफे, और उन्होंने प्लेइंग अवे ये मैच जीता 1-0 के स्कोर लाइन से. इस मैच की हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं.
1-0 से रियल मैड्रिड ये मैच जीतता है। आर्थर गुलर जो है वो इस मैच में गोल स्कोर करते हैं। याद रहे कार्लो एंचेलोटी जो मैनेजर हैं रियल मैड्रिड के, काफ़ी सीनियर प्लेयर्स उन्होंने इस मैच में नहीं खिलाए थे, उनको रेस्ट दिया गया फॉर द अपकमिंग फाइनल वर्सेस बार्सिलोना इन द कोपा डेल रे। लेकिन इस मैच के अंदर अगर हम पोजेशन की बात करते हैं तो ऑफकोर्स दैट वाज मच हेल्ड बाय रियल मैड्रिड। लेकिन अगर XG की बात करते हैं सो इट वाज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट Getafe had. Getafe had 2.36 की XG as compared to 1.50 by Real Madrid. लेकिन वो जो XG था that was heavily skewed because towards the end just as a box के अंदर उन्हें shots लिए थे Getafe के players ने, but nonetheless 1-0 की victory मिलती है on the road to Real Madrid and अब ये third consecutive इनकी 1-0 की victory है। They've been scraping through their matches in the recent past. जी लतीफ़। Altamash, what a monstrous performance from Courtois. Yes. 9.0 की उनकी रेटिंग थी इस गेम की, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी। दो आखिरी में जो काउंटर अटैक पे जो 2 चांसेस उन्होंने सेव किए थे गेटाफे के प्लेयर से, अल्डराटे और वानमी को भी एक चांस मिला था, दोनों के बहुत अच्छे स्टॉप्स थे कोर्टवा के, वरना इजीली ड्रॉ हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑन द अदर हैंड सोरिया जो गेटाफे का भी जो गोलकीपर था उसने भी विनीसियस के 2 चांसेस सेव किए थे। मतलब ही ऑल्सो एक डियास का भी एक कर्लर था, वो भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सेव किया था। तो दोनों गोलकीपर्स बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी, तभी स्कोर लाइन सिर्फ 1-0 की थी, वरना काफ़ी डिफरेंट हो सकती थी। एंड्रिक को इस गेम के अंदर पहला स्टार्ट मिला ला लीगा के अंदर इन इस करियर, और फिर आंचेलोटी ने मैच के बाद भी उनको काफ़ी आड़े हाथों लिया बिकॉज एक मौका जब उनको 1-on-1 विद द कीपर मिला था, ही ट्राई टू चिप द कीपर। वहाँ पे आपको सीधा सीधा शॉट लेके मतलब 2-0 की स्कोर लाइन कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ा ब्राजीलियन फ्लेयर दिखा रहे थे। वो फ्लेयर दिखा रहे थे, तो एंचेलोटी ने बोला कि यार ही वाज क्लाउनिंग अराउंड का वर्ड यूज किया। और आप सोचें अब उनके वहाँ पे वो मैनेजर कोच होंगे, बिल्कुल वहाँ पे कोच होंगे, तो वो उनको फिर पता चलेगा कि अगर ब्राजील के लिए खेलना है ना एंड्रिक को, तो फिर एंचेलोटी के हिसाब से आपने चलना है, वरना एंचेलोटी विल ड्रॉप यू लाइक एनीथिंग। पहला तो मुश्किल से तो स्टार्ट मिला था उसको पहला करियर का ला लीगा के अंदर, और फिर ऐसी हरकतें की उसने। एक और मौके पे मतलब व्हेन ही वाज क्लीन थ्रू, वहाँ पे एक बेहतर पोजीशन में गुलेर थे, उनको गुलेर को पास करना चाहिए था, खुद ही शॉट लेने की कोशिश कर रहे थे, वो भी चांस चला गया था। तो एंचेलोटी बहुत नाराज थे उनसे। गुलेर की ऑब्वियसली बहुत शानदार एक स्ट्राइक थी, मिडफील्ड के अंदर खेला, और एंचेलोटी ने इनफैक्ट ये मैच के बाद कहा भी कि गुलेर की जो फ्यूचर में देख रहा हूँ वो एज ए मिडफील्डर देख रहा हूँ, क्योंकि वो इज वेरी गुड एट कनेक्टिंग द डिफेंस विद द अटैक। मिडफील्ड से वो अच्छा मतलब गेम प्ले करते हैं, और रियल मैड्रिड को ऑब्वियसली जरूरत भी है एक मिडफील्डर की, बिकॉज इस गेम के अंदर कामाविंगा ऑल्सो गॉट इंजर्ड, ही केम ऑफ द बेंच, फिर दोबारा इंजर हो गए, आलबा भी इंजर हो गए, तो ये तो डेफिनेटली दोनों कामाविंगा तो खैर सीजन के लिए आउट हो गए, आलबा इज नॉट गोना बी पार्ट ऑफ द फाइनल अगेंस्ट बार्सिलोना ओवर द वीकेंड। और इस गेम के अंदर मतलब ऑब्वियसली विद आइज ऑन द फाइनल एंचेलोटी ने चेंजेस भी काफ़ी किए थे। देयर वाज नो बेलिंगम, रोड्रिगो, कामाविंगा, रूडिगर, इस सारों को रेस्ट मिला था, और वेल डिजर्व्ड रेस्ट है बिकॉज काफ़ी इंटेंस सीजन रहा है ये इन लोगों के लिए, एंड दे नीड देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, द बेस्ट टीम अगेंस्ट बार्सिलोना इन द एल क्लासिको फाइनल कोपा डेल रे का। बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़ा सा रैंडम हो जाएगा जी, लेकिन बहुत टाइम से अल्फांसो डेविस को लिंक किया जा रहा था लेफ्ट बैक रियल मैड्रिड को, जो वो बात आगे बढ़ी है वो बायर्न में ठहरने वाले हैं। आई थिंक वो साइन कर लिया था बायर्न के साथ उन्होंने। जी जी जी, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन हो गई है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन होने के बाद वो इंजर हो गए तो वो मामला भी रह गया। अच्छा, लेफ्ट बैक पे अभी रियल के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, विच इज फ्रान गार्सिया, बिकॉज फर्लांड मेंडी भी अभी तक फिट नहीं हो पाए हैं, एंड प्लस कामाविंगा की जो इंजरी हुई है, वरना कामाविंगा को अक्सर हमने देखा लेफ्ट बैक पे डेब्यूट करते हुए, तो इट्स गोना बी फैसिनेटिंग। और एंचेलोटी ने तो खैर कह भी दिया है कि द बेस्ट वे फॉर रियल मैड्रिड इज 4-4-2। इसका मतलब ये है कि जो फ्रंट 4 जो हुआ करते थे अब वो नहीं होंगे। रोड्रिगो इज गोना बी द मोस्ट लाइकली द पर्सन हु इज गोना मेक वे फॉर एम्बापे स्टार्ट करेंगे, रोड्रिगो को बेंच करना पड़ेगा, बेलिंगम ऑब्वियसली उसके पीछे खेल रहे होंगे। उसने क्योंकि एंचेलोटी ने कहा कि वो डिफेंसिवली ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा हेल्प करती है to create a balance between attack and defense, especially right now with Real Madrid's defense being quite wanting. Besides the goalkeeper ने एक scoreline respectable रखी हुई है। Absolutely. Courtois तो has been one of the best signings for Real Madrid, और ये जो पूरा जो इनका रन रहा है अभी पिछले एंचेलोटी के साथ 4 सालों में 2 दफा तो वो जीते हैं चैंपियंस लीग, उसमें कोर्टवा की मॉन्स्टरस परफॉर्मेंस है। और कोर्टवा की मुझे खास बात ये लगती है कि जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, oh, that man always delivers. He comes out on top against so many teams in the Champions League, on the big stage, at the big occasions. He's the man who always delivers.
सो बट इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग अभी वीकेंड के ऊपर क्या रहता है, और क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि बार्सिलोना डज नॉट हैव लेवेंडोव्स्की एज वेल, Yes. तो दैट इज अ ह्यूज होल. चलिए, आपने बारसा की जब बात करी रही है उनके मैच की बात कर लेते हैं. दे वर प्लेइंग अगेंस्ट मयोर्का इन दिस मिड वीक एज वेल. उन्होंने भी अपना मैच जो है वो 1-0 की स्कोर लाइन से ही जीता. बोथ दीज टीम्स विनिंग बाय अ स्कोर लाइन ऑफ 1-0, ताकि ये जो टाइटल रेस है ये एंड तक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे. और 4 पॉइंट्स से गैप दोनों अभी भी बाकी है दोनों टीम्स के अंदर, विद बारसा लीडिंग राइट नाउ ऑन द पॉइंट्स टेबल. लेट्स हैव अ लुक एट द मैच हाइलाइट्स फॉर बारसा वर्सेस मयोर्का. ऑल्मो ने शुरू में गोल कर दिया विद लमीन यमाल असिस्ट. 63% पोजेशन फॉर बारसा, लेकिन इससे बड़ी बात ये थी दे हैड 63 टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स एंड टोटल 40 शॉट्स थे इनके इस मैच के अंदर, एज कम्पेयर टू 0 शॉट्स ऑन टारगेट बाय मयोर्का. सो कह सकते हैं pretty much ये जो था एक मिस मैच था, बट जस्ट स्टिल द 1 गोल. एंड इस मैच में भी जैसे हमने रियल मैड्रिड में देखा कि उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेले मिड वीक, सेम वे बारसा के कुछ प्लेयर्स को भी उन्होंने रेस्ट करवाया हैंसी फ्लिक ने, गिवन द फैक्ट दैट दे विल बी प्लेइंग द फाइनल ऑफ द कोपा डेल रे एंड ऑलमोस्ट एमिंग फॉर अ ट्रेबल दिस टाइम अराउंड. जी लतीफ़. 40 शॉट्स, इट इज़ द मोस्ट इन ला लीगा सिंस 2003. मतलब उन्होंने टाई किया है 40 शॉट्स का रिकॉर्ड रियल मैड्रिड ने जो सेट किया था. बार्सिलोना ने टाई किया है वो रिकॉर्ड. 0 शॉट्स ऑन टारगेट, तो इससे हमें यही लगता है कि शेज़नी के लिए कुछ नहीं था करने के लिए डेफिनेटली, बिकॉज एक ऑफसाइड गोल ज़रूर मायोर्का ने स्कोर किया था, बट लेकिन बिल्डअप में प्लेयर ऑफसाइड था. प्लस जो एक फ्री किक से एक जो हेडर रायोला उनका नाम था, जो उनको एक मौका मिला था हेडर स्कोर करने का ऑफ अ फ्री किक, बट ही मिस दैट एज वेल. सो अदर देन दैट इतना कुछ ट्रबल नहीं कर सके. रोमन जो कीपर है मयोर्का के, इट वाज हिज फर्स्ट स्टार्ट सिंस जनवरी, और आते के साथ ही उन्होंने 12 सेव्स किए हैं. मतलब बहुत बड़ी बात है अगेंस्ट बार्सिलोना. हमने देखा आंसू फाती को भी यहाँ पे स्टार्ट मिलता है काफ़ी अरसे बाद. हमने उनको देखा ही हैड 1-on-1 चांसेस थे, कन्वर्ट नहीं कर सके. गावी ने पोस्ट हिट किया. रोनाल्ड अरूहो को हमने देखा एक मौका मिला था, काफ़ी आसान मौका था वो, इट वॉज ईजियर टू हिट देन मिस. इतने करीब थे वो गोल से और फिर भी उन्होंने मिस कर दिया. Definitely Barcelona dominated, but at the end of the day they were nervous because it was just 1 goal lead. Or Dani Olmo obviously got that goal, or he becomes the 5th Barcelona player to score 10 goals at least this season. 5th different player. तो उनके लिए भी काफ़ी एक शानदार बात है, बिकॉज आपको याद होगा कि दिसंबर 31 तक उनकी रजिस्ट्रेशन थी, फिर जनवरी के अंदर वो कुछ दिनों के लिए तो एलिजिबल नहीं थे, फिर वो आर्बिट्रेशन में मामला गया था, फिर वो बड़ी मुश्किलों से उनको अलाउ किया था. बार्सिलोना ने बारसा डू गो अहेड एंड गेट दैट ट्रबल. तो जितने लीवर्स टर्न किए हैं जॉन लपोर्टा ने, वो वापस अपने जगह पे शायद आ जाएं. वो कैंप नो की वीआईपी सीट्स एडवांस में बेचनी पड़ी उनको जस्ट टू रजिस्टर डैनी ओल्मो, या और वो एक और दूसरा प्लेयर भी पाब्लो टोरेज मेरे ख्याल से नाम था उसका, वो यंगस्टर, उनको तो खैर मौका ही नहीं मिल रहा है, बट उनको भी रजिस्टर करने के लिए इतनी जतन करने पड़े. जैसे अभी थोड़ा सा नाम पे आपने फंबल किया, आई थिंक हम जो 90s में बड़े हुए और 2000 में स्पेशली बारसा को फॉलो किया, वो जो टीम थी और अब इतने नए नाम आ गए, बड़ा मुश्किल होता है कि टू कैच अप एंड फॉलो विद ऑल दीज न्यू प्लेयर्स हु कीप ऑन कमिंग इन दिस टीम, गिवन द फैक्ट कि उस टीम को इतना क्लोजली सबने फॉलो किया हुआ था. ट्रू. इनकी एकेडमी इतनी कोई आउटस्टैंडिंग है अल्तमिश कि वो सीमलेस ट्रांजिशन होता है फ्रॉम द ए टीम टू द एक्चुअल प्लेइंग 11 ला मसिया से जो भी वो प्लेयर आते हैं. और पाउ टोरेज हो गया, और मतलब स्पेनिश नेम्स मतलब काफ़ी आपको पता है मिलते जुलते ही लगते हैं सारे. बट इस गेम के अंदर मतलब देखिए जो हैंसी फ्लिक है उनकी भी नजरें वीकेंड के फाइनल के ऊपर ही है, बिकॉज जिस तरीके से रफीनिया बेंच पे थे, कुबारसी, फ्रैंकी डियोंग, ऑल बिग नेम्स ऑन द बेंच, बिकॉज वो भी यही चाहेंगे कि भाई ट्रॉफी आए. कोपा डेल रे अगेंस्ट रियल मैड्रिड इज गोना बी अ बिग थिंग. और इस सीजन मेरे ख्याल से हारी भी है बार्सिलोना रियल मैड्रिड से. आई डोंट रिमेंबर, मेरे ख्याल से कोपा डेल रे सुपर कप जो था वो शायद जीता था बार्सिलोना, और बार्सिलोना ने लीग के अंदर भी हराया रियल मैड्रिड को. यस, नाउ आई रिमेंबर करेक्टली. वो मेरे जहन के अंदर वो इंटर मिलान और एसी मिलान की जो डार्बी है उसकी वो भी चल रही है. तो बट लेकिन इस बी फैसिनेटिंग टाइम. सैटरडे रात के 1 बजे है, तो वी डेफिनेटली बी गोइंग टू बी ट्यूनिंग इन. ऑफ कोर्स विद यू, तो सुबह 6 बजे भी हो रही हो. आई नो यू विल बी वाचिंग इट. एल क्लासिको इज एल क्लासिको आफ्टर ऑल. अगर अल हिलाल और अल नसर खेल रहे हो वो भी आप देखेंगे, वो तो तो वो आपके शौक है, मुझे पता है. सऊदी प्रो लीग को जितना आप फॉलो करते हैं मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ. जैसा से आप AFC के जो चैंपियंस लीग उसको भी फॉलो अप करते हैं और पहुंच जाते हैं अल हिलाल के मैचेस के ऊपर लाइव देखने के लिए. वो तो मतलब क्या करें, शौक
की शौक खातिर का बहुत कोई सी मोल नहीं चीजें होता। करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलें जी अब बात करते हैं इटली में। लेट्स क्रॉस ओवर टू इटली एंड टॉक अबाउट द कोपा इटालिया, जिसका सेमीफाइनल्स का स्टेज जो है अपने इख्तिताम पे पहुंचा है। और इटालियन डाबी, जिसे कहते हैं डाबी दो इटालिया, बिटवीन इंटर मिलान एंड एसी मिलान, ये सैन सीरो पे खेली जाती है। और इस दफ़ा सैन सीरो पे जो होम था वो इंटर मिलान का होम था, जबकि दोनों टीमों इसी स्टेडियम को जो है अपना होम कहती हैं। और यहाँ पे जो है 3-0 के स्कोर लाइन से एसी मिलान ने एक दफ़ा फिर इंटर मिलान को हराया और 4-1 के एग्रीगेट स्कोर लाइन से फाइनल में जगह बनाई। ज़रा हाइलाइट्स देखते हैं इस डार्बी दो इटालिया की बिटवीन इंटर मिलान एंड एसी मिलान। राफेल लियाओ असिस्ट एंड राइनर स्कोरिंग देयर, उसके साथ साथ लूका जोविच के 2 गोल्स और 3-0 के स्कोर लाइन से एसी मिलान ये मैच जीता है। 4-1 के एग्रीगेट स्कोर से इंटर मिलान को वो बाहर करता है। और पिछले 5 मैचेस में एसी मिलान इज़ अनबीटन वर्सेस इंटर, जबकि उससे पहले 6 मैचेस में लगातार इंटर ने जो है एसी को शिकस्त दी थी इस डाबी के अंदर, जिसका मतलब है अब एसी मिलान हैव क्वालिफाइड फॉर the finals of the Coppa Italia and Inter Milan, who were gunning for the treble, अब no more because इस टूर्नामेंट से वो बाहर हो चुके हैं। although सीरिया में अभी भी वो नापोली के साथ neck and neck जा रहे हैं and they're still alive in the UEFA Champions League as well। जी लतीफ़। जी अल्तमश, दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपटीशन में दे आर स्टिल अलाइव एंड किकिंग। यहाँ पे ये तीसरी दफ़ा इस सीज़न के अंदर हुआ है कि जब एसी मिलान ने इंटर मिलान को हराया। सुपर कोपा इटालिया जो था उसका फाइनल एसी मिलान जीता था अगेंस्ट इंटर मिलान। और यहाँ पे भी हमने देखा कि जो टोटल शॉट्स थे 16 शॉट्स थे टोटल इंटर मिलान के, एसी मिलान के सिर्फ 8 थे। उनमें से 3 शॉट सिर्फ ऑन टारगेट थे और वो तीनों के तीनों कन्वर्ट करके गोल हुए हैं। फ्रैंक डिमार्को को हमने देखा कि एक फ्री किक से एक मौका उनको मिला था, वो बार पे उन्होंने हिट कर दी थी। लोटारो को भी एक शॉट मिला, उन्होंने ब्लेज ओवर द बार कर दिया, मतलब वो नहीं कन्वर्ट कर सके। ऑन द अदर हैंड मतलब एसी मिलान वो ज़्यादा क्लिनिकल थे। लूका जोविक अल्तमश, ये नाम आपको याद होगा कि एक बड़ी पिछले कुछ साल पहले बहुत बड़ा एक वो नाम बन रहे थे, फ्रैंकफर्ट में हुआ करते थे वो, और आइंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट से वो रियल मैड्रिड गए थे, वहाँ पे वो बेचारे फेल हुए, फिर उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। एसी मिलान के अंदर उनको मौका मिला है एंड यहाँ पे ही इज़ डिलीवरिंग व्हेन इट रियली मैटर्स, बिकॉज यहाँ पे हमने एक सेकंड गोल जो आया वो फार पोस्ट पे वाज बैटलिंग फॉर द बॉल, वहाँ पे उन्होंने स्कोर किया ऑफ द कॉर्नर, वो उनको मौका था। पहला गोल भी जो लूका जोविक ने स्कोर किया, हिमेनेज ने उनको एक अच्छा क्रॉस दिया था, ही गॉट द हेडर इन, सो ही गॉट दोस 2 इंपॉर्टेंट गोल्स। और सबसे बड़ा जो टीम के अंदर बैलेंस वाला एलिमेंट आया है मेरी नज़र के अंदर वो ये है कि जब आपने जाओ फीलिक्स को जो बेंच किया है उससे एक बैलेंस यूं आया है कि टिजानी राइंडर्स इस सीजन जनवरी में आए थे ना फिलिक्स, उससे पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन ही हैड बीन द बेस्ट मिडफील्डर एट एसी मिलान, और फिलिक्स को अकोमोडेट करने के लिए आपने राइंडर्स को बहुत पीछे कर दिया था, सीडीए वाले रोल में तकरीबन कर दिया था, तो वो इतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे गेम के अंदर। इस गेम के अंदर हमने देखा कि ऑब्वियसली विद नो फिलिक्स राइंडर्स के पास पूरा मौका था टू मेक दोज पेनिट्रेटिंग रन्स इन द बॉक्स, और उन्हीं के एक रन से वो थर्ड गोल के लिए जो फ्री थे तो उनको मतलब बॉल मिली, उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। तो ये जो कॉन्सेकाओ जो मैनेजर है, हु इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू लीव एसी मिलान एट द एंड ऑफ द सीजन, लेकिन अगर वो चले भी जाते हैं तो मैं समझता हूं कि जो उनका फिर रिकॉर्ड अगर इस टाइप का होगा, बिकॉज वो सुपर कोपा इटालिया जिता चुके हैं, अभी कोपा डेल रे के फाइनल के अंदर हैं अगेंस्ट बोलोनिया, उनका मैच होगा, तो अगर वो भी जिता देते तो फिर उनकी सीवी के लिए तो फिर बड़ा एक शानदार बात होगी ना कि 6 महीने में 2 ट्रॉफीज जिता दी। आई थिंक इससे पहले जो थे स्टेफानो पियोली थे या नहीं कोई और थे, उनको हटा के इनको लाया गया और उन्होंने जो है ये जिता दिया जो सुपर कोपा था, और अब ये कोपा इटालिया की जो बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोपा इटालिया अभी बोलोनिया अगेंस्ट मैच है, लेकिन लीग पोजीशन उनकी 9th है मिलान की, व्हिच इज अनएक्सेप्टेबल, राइट? तो दैट इज गोइंग टू बी द मेन फैक्टर जिसकी वजह से अगर उनकी सैकिंग होती है तो इसी वजह से होगी। और स्टेफानो पियोली कितने अंडररेटेड वो मैनेजर थे, क्योंकि वो हर सीजन मिलान को चैंपियन लीग प्लेसेस में फिनिश करते थे, मेरे ख्याल से 1 या 2 तो टाइटल भी जिताए थे उनको एसी मिलान को, और इतना अनसेरेमोनियसली उनको निकाल दिया। उनको लग रहा था कि भाई दैट्स नॉट इनफ, तो इफ दिस इज नॉट इनफ, बिकॉज इस स्क्वाड के साथ फिर आप दूसरे मैनेजर्स को मौका देके देख लिया इस सीजन क्या हाल हुआ है मिलान का। और वो इनफैक्ट पियोली सऊदी प्रो लीग गए हैं, अल नसर में रोनाल्डो को मैनेज कर रहे हैं, तो वो भी खुश है, जाहिर है उनको रोनाल्डो को मैनेज करने का मौका मिल रहा है विद सच अ टैलेंटेड स्क्वाड दैट दे हैव ओवर देयर। थोड़ा डिसएग्री करूंगा, शायद रोनाल्डो उनको मैनेज कर रहे होंगे। सही बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई रोनाल्डो को मैनेज करे। ये बात सही है आपकी। वो जो आपके ऑस्कर तबारेज हैं जी, नहीं ऑलवेज गेट, वो ग्रीस के जो फर्नांडो सैंटोश जी, उनको अपने जॉब का हाथ
20 साल से मैनेजर थे, कोच थे इस टीम को, उनको हाथ धोना पड़ गया उनको पोर्चुगल हाथ की धोना टीम पड़ से। गया। और इनफैक्ट वो तो इंटरव्यू में भी उसके बाद कहा भी था ना रोनाल्डो में कि फर्नांडो सैंटोस ने इनफैक्ट कहा था कि भाई जब से मुझे सैक किया है एक दफा भी रोनाल्डो ने मुझे बात तक नहीं की है। तो मतलब रोनाल्डो फिर जब किसी को एक्स लगा देते उसके नाम के आगे, फिर वो एक्स हटता नहीं है बिल्कुल दोबारा। सही है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए एक प्लेयर की जैसे हम pretty much कह सकते हैं वन क्लब मैन, दैट टॉकिंग अबाउट जेमी वार्डी। उनकी न्यूज़ सामने आती है इस मिड वीक इस वेल कि वो अब लेस्टर को छोड़ने वाले हैं। लेस्टर जो है वो रेलीगेट हो चुका है बैक इनटू द चैंपियनशिप वेयर दे केम फ्रॉम लास्ट सीजन। एंड उसके साथ साथ जेमी वार्डी जो इस क्लब के साथ शुरू से रहे हैं, उनके साथ उन्होंने जाके प्रीमियरशिप भी जीती और उसके बाद जब रेलीगेट हुए प्रॉब्लम्स फेस किया इस क्लब ने, उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा और अब तक इस टीम के साथ थे। बट अब इट्स टाइम फॉर हिम, टाइम हैज़ कम फॉर हिम टू मूव ऑन। उनके बारे में बड़ा ये मशहूर था कि नो वार्डी नो पार्टी। एंड लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ हिज बेस्ट मोमेंट्स विद लेस्टर सिटी। No Vardy, no party, indeed an end of an era, and he says goodbye to Leicester City as Leicester City go down and they will be playing in the Championship once again. अब ये भी देखना है कि ये तो जा रहे हैं, क्या Leicester City will they hold on to Ruud van Nistelrooy or not? But बड़ा मज़ा आया इनको देखते हुए, all the time he spent with Leicester City, even when they were not in the Premier League, they were playing the Championship. He always had something to contribute to and something towards the cause of this team. जी लतीफ़, कैसे देखते हैं आप? अल्तमश 1 मिलियन में खरीदा था लेस्टर सिटी ने इनको फ्लीटवुड से, काफ़ी Yes. पिरामिड में बहुत नीचे हैं फ्लीटवुड टाउन। और उनको मतलब ऑब्वियसली विद दैट टाइटल विनिंग जो उनका सीजन था लेस्टर का, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल वो कैंपेन थी। और उस कैंपेन के बाद उनको मौका मिला था, भरपूर मौका था आर्सेनल जाने का, उन्होंने वो रिफ्यूज़ किया एंड ही चोज टू स्टे एट लेस्टर एट दैट पॉइंट इन टाइम। And I think that time ड्रिंक वाटर जो थे इनके पार्टनर वो चेल्सी चले गए थे। जी ड्रिंक वाटर गए थे, इनगोलो कांटे गए थे, Yes. मारेज चले गए थे, पूरी Yes. टीम छोड़ के चली गई थी। वो आखिर तक मतलब उन्होंने पूरा साथ दिया लेस्टर का। एंड ही आल्सो गॉट रिवॉर्डेड कि जब एफए कप भी जीता लेस्टर सिटी ने अंडर ब्रेंडन रॉजर्स, चेल्सी को इनफैक्ट हराया था फाइनल के अंदर एट वेम्बली। तो वो भी एक बड़ी उनके लिए एक अचीवमेंट थी। प्लस 2 चैंपियनशिप जीते हैं वो लेस्टर सिटी के लिए इन द चैंपियनशिप, 2 बार प्रमोट हुए हैं वो नंबर 1 फिनिश करके। तो ऑब्वियसली ही हैज गॉट फैंटास्टिक मेमोरीज बिकॉज लेस्टर ने ऑब्वियसली फिर उनको पे रेज भी दिया था। ही अर्नड वेल ओवर देयर, ही गॉट द ट्रॉफीज एज वेल। और वो एक लेजेंड बन गए अब लेस्टर सिटी के लिए। 11 साल गुजारे उन्होंने उस क्लब में। 11 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है और अभी तक उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की है। तो इट रिमेन्स टू बी सीन वेयर ही कैन एंड अप, बिकॉज आई स्टिल फील प्रीमियर लीग के अंदर ही वो किसी क्लब के लिए एक उनका एक ड्रेसिंग रूम एक लीडरशिप रोल हो सकता है और ऑफ द बेंच आके वो अभी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई फिनिशिंग टच उनका अभी भी खत्म नहीं हुआ है इस एज के अंदर भी। और पार्टी टच भी खत्म नहीं हुआ उनका अभी तक। वो तो डेफिनेटली है। एक बड़ा एक विजुअल है ना कि एक वो एनर्जी ड्रिंक उन्होंने पूरी पी थी बिफोर कमिंग ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट एंड ही गॉट अ गोल एंड एन असिस्ट आफ्टर ड्रिंकिंग दैट एनर्जी ड्रिंक। तो वो उनकी मतलब वार्डी तो एक एसेंट्रिक कैरेक्टर थे और बड़े मतलब उनकी जो ऑफ फील्ड थिएट्रिक्स हैं बड़ी मशहूर हैं। बिल्कुल सही बात है। चलें जी आगे बढ़ते हैं एंड आपके साथ गुफ्तगू शेयर करते हैं डंकन अलेक्जेंडर की, जो सीनियर फुटबॉल राइटर हैं। इस वक्त वो मुंसलिक हैं दी एथलेटिक, द वेरी फेमस फुटबॉल प्लेटफॉर्म, उनके साथ वो मुंसलिक हैं। और जितने आप स्टैट्स वगैरह ऑप्टा पे देखते हैं इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। जो रीसेंट डेवलपमेंट्स फुटबॉल की हैं, हेडलाइंस है, वो हमने उनके साथ डिस्कस की। आए आपके साथ भी वो गुफ्तगू शेयर करते हैं। Good afternoon, Duncan. Always a pleasure having you on the program. How you been? Always a pleasure to be here. Thank you very much. Yeah, very good. Thanks. Enjoying the end of the season. Excellent. So are we. And let's get started. So let's talk about that. And Liverpool playing at home at Anfield against Spurs. Do you see them becoming champions at home this time around? And how do you see Slott's first season with the Reds? I think they might just do it, needing a point. Yeah. I mean, Tottenham's quite a good fixture for them to have. I think they've got a very good home record against them. And yeah, I think it's interesting because obviously it's pretty rare for a manager to win the Premier League in his first season in charge of a club. But I think because of the way the season's gone, Liverpool probably at their best in sort of the autumn, around sort of turn of the year, people have sort of kind of just got used to the fact they're going to win the league. And I think he's probably not getting the credit he probably deserves for what they've done. They've seen off everyone. And yes, okay, Arsenal and Manchester City and a few others have had seasons below par, but Liverpool still had to go and pick up the points. So I think it's one of those kind of title wins that will kind of seem better in retrospect than maybe it does right now. Absolutely. I completely agree with you that it doesn't seem like Slot and Liverpool are getting the recognition they deserve, given the fact that people are talking more about Man City this time around dropping their form and their points as well.
Yeah, and I think in a way Liverpool kind of deserve it because obviously the last title they won was in COVID year, so they didn't really get to celebrate in front of fans. And then they've had a couple of seasons where they pushed Manchester City. You know, they ended up with like 97 points and didn't win the league, and again like 94, 95 and didn't win the league. So if any team, if any club kind of deserves a sort of relatively stress-free title win, it probably is Liverpool. Absolutely. Now we know that Liverpool, pretty much if not this weekend, then it's going to be the next. They will be becoming the champions of the Premier League. But this time around, the race for the Champions League positions is very strong as well. And there are quite a few teams that are trying for that position, and that three of them actually playing this weekend in the FA Cup as well. So out of them, there's Spurs City, there's Aston Villa, and there's Nottingham Forest. Which teams do you think are going to be able to make it in both the competition in the Premier League and in the FA Cup? Yeah, it's interesting, isn't it, that those three have in both. I mean, I think it's a big weekend, obviously, for Newcastle and Chelsea because they aren't in the cup and they are playing in the Premier League, and they kind of both have got home games that they should win. Really, I mean, Everton are tough, I guess, for Chelsea, but Ipswich for Newcastle, so they should win that. But yeah, it's really close, and you know, we've been at the Athletic been working with Opta and looking at predictive tables, and it is really close. I think currently the sort of predicted outcome is City. Forest and Newcastle to make it, which kind of seems, yeah, about right, I think. I mean, I think obviously Villa losing at City in midweek was a bit of a blow, a major blow, and it does feel like Chelsea of the teams competing are in the worst form. But you know, like the last day of the season is Forest Chelsea, which could be massive. So there's some good games coming up, and I guess with the title decided so early and relegation done and dusted, it's good to have this race and the fact that there's an extra spot as well. I mean, you know, it would be good for Forest to finally get back into Europe after all this time. Good reminder of the 80s and the 90s with Forest being there. Yeah, very much so. And moving on, Duncan, talking about Spain, let's talk about Real Madrid and the fact that they're no more in the Champions League and they're trailing Barca at the moment. Do you see Carlo Ancelotti staying with Real Madrid, or do you see him somewhere else? He's being heavily linked to Brazil. If he leaves, where do you see him going? Yeah, I think it's pretty unlikely that he'll still be at Real Madrid next season. Obviously, yeah, he's been linked with Brazil for quite a long time. I think Brazil would love to have him. Obviously, with the World Cup coming up next year, um, you know, I think. Yeah, it's the one thing that's quite tough for a lot of clubs this summer is that the Club World Cup is kind of there in June and July, which kind of extends the season. So it's quite tricky to if the manager's leaving or players are moving on, you know, if they're at clubs that are at the Club World Cup, that you know that makes it a slightly more complicated procedure than it might be. But yeah, I would be very surprised not to see him at Brazil at some point. You know, definitely before next summer. Absolutely before the World Cup. Great stuff. Duncan, at the end, we'd like to ask you for your special stat for our viewers, a Duncan stat. Yeah, we've talked about the Premier League, and I was looking at the top scorers list, and obviously there's three players over 20 goals already. There's Chris Wood on 19 and Guemo on 18. It would only be the fifth time in Premier League history that we had five players reaching 20 or more goals. So, you know, a few people have said that this season hasn't been as you know not as many goals as last season, which was a record season, but there's still been quite a lot. It's still on track to be the second highest scoring season in Premier League history. So, you know, all those five players are doing their bit for sure. Great stuff, Duncan. Always a pleasure hearing from you and getting your stats as well. Thank you so much for making time for us this time around as well. Thanks very much. ये थे डंकन अलेक्जेंडर सीनियर फुटबॉल राइटर ऑफ द एथलेटिक्स सो ये मैं याद दिला रहे थे दैट दिस इज़ द सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरिंग सीजन इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग जबकि इनफैक्ट लोग कह रहे हैं कि शायद इस दफ़ा इतने गोल स्कोर नहीं हुए और 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी जो हैं वो 20+ गोल्स कर चुके हैं उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं वो कह रहे हैं कि उनको भी ये लग रहा है कि इस वीकेंड पर लिवरपूल जो है जीतेगा और टाइटल अपने नाम करेगा एंड द अदर 3 टीम्स टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग वुड बी न्यूकासल सिटी एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट साथ साथ प्रीटी मच उनको ये भी लग रहा है कि कार्लो एंचेलोटी जो हैं वो अगले सीजन रियल मैड्रिड के साथ नहीं होंगे मूविंग ऑन लेट्स हैव अ लुक एट द टेबल्स ऑफ द टॉप लीग्स इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट कि किस तरह से उनके क्लब्स कहाँ पे प्लेस्ड हैं इस वक्त इट्स लिवरपूल लीडिंग विद 79 पॉइंट्स एंड जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि लग रहा है कि वो इस संडे को जो है टाइटल अपने नाम कर लेंगे एट होम इन फ्रंट ऑफ देयर फैंस वर्सेस टॉटनम हॉटस्पर्स अगर हम देखते हैं एट नंबर 10 इट्स ब्राइटन एंड होव सेकंड हाफ देख लेते हैं उसमें साउथहैम्पटन लेस्टर ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं एंड द थर्ड टीम टू फॉलो देम आउट विल बी इप्सविच टाउन वेस्ट हैम ऑल्दो 16 पर है 17 पर है दे आर पॉइंट्स वाइज डेफिनेटली सेफ एंड अगर हम देखें स्पेन के अंदर
सिर्फ 4 पॉइंट का फ़र्क है बिटवीन बारसा एंड रियल मैड्रिड। सो यहाँ पर नेक टू नेक इनकी कंपटीशन जारी है विद जस्ट अनदर 5 मैचेस टू प्ले। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। And over in the Serie A, Inter Milan and Napoli exactly same on points and just the goal difference differentiating between these two. Let's see who comes out on top, Napoli or Inter Milan. And in the Bundesliga, it's pretty much done and we will probably seeing Harry Kane lift his first trophy. 72 points के साथ वो हैं सारे फेरिस्ट in the Bundesliga. And जाने से पहले let's have a look at the European newspapers, how they've covered the midweek football action. Let's have a look on our screens. AS से start करते हैं. They are covering the match between themselves and Getafe. और आपके front page पे you've got the Real Madrid players. And Daily Express titled just a Mateta of time क्योंकि Mateta scored that goal versus Arsenal. A funny twist on words. And Marcus plots next move. देखते हैं मार्कस रैशफोर्ड वापस आते हैं यूनाइटेड या वो कहीं और जाते हैं। ये कहा तो यही जा रहा है कि अंडर एमरम वो वापस यूनाइटेड तो वो नहीं आएंगे। ये है इटालियन अखबार ला गज़ेटा डेलो स्पोर्ट। इनके फ्रंट पेज पे यू गॉट AC Milan qualifying for the finals of the Coppa Italia. And Mirror Sport Vardy review. Jamie is finished with the Foxes but targeting return to the Premier League next season. And Star Sport ये भी कवर कर रहे हैं वार्डी को। Vardy will party on. And KDB, Cup yours. Angry Kev hits back at City with World Club snub. And Daily Mail के front page पे again you've got Jamie Vardy. Jamie Vardy calls time on his fairy tale Foxes career. And Daily Express Sport इनके front page पे भी you've got Jamie Vardy. And ऊपर Ian Rush हैं. And Vardy still wants to party. Jamie targets Premier League move after Foxes exit. And नीचे हैं Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne set to snub City over Club World Cup. And Telegraph ने भी cover किया Jamie Vardy को। Revealed United lost Hazard after refusing to bung agent. And Independent के front page पे also Jamie Vardy, best player ever. Van Nistelrooy pays tribute to Vardy after veteran striker says he is leaving Leicester. And Sport ये Spanish अखबार है from the Catalonian region और इनके front page पे Hansi Flick all attack. And Star Sport के front page पे you've got Mateta and Arsenal drawn it out. Title race lives on but only just as Mateta stuns the Gunners. And Rashford knows time is up at Old Trafford. And that's our show for today. Thank you so much for being with us. Lots of top action all over the weekend. FA Cup के fixtures हैं, कुछ Premier League के fixtures हैं and the final of the Copa del Rey. Rest assured अगला जो show हमारा होगा उसमें सब कुछ cover करेंगे आपके लिए in absolute detail. लतीफ़ आपका बहुत शुक्रिया. Thank you for being on the program. Any predictions? तमश बार्सिलोना और रियल मैड्रिड वाले के अंदर मुझे लग रहा है आई विल प्रिडिक्ट रियल मैड्रिड टू गो थ्रू ऑल्दो बार्सिलोना फेवरेट्स हैं लेकिन मुझे लग रहा है रियल मैड्रिड इज गोना कॉज एन अपसेट। और वहाँ पे प्रीमियर लीग के अंदर भी इंपॉर्टेंट फिक्चर्स हैं। चेल्सी एवर्टन हो गया, इप्सविच न्यूकासल हो गया। न्यूकासल तो डेफिनेट जीतेगा। चेल्सी इप्सविच आई एम होपिंग फॉर अ चेल्सी विक्ट्री ऑनेस्टली। चलें सही है, ठीक है। हम ऑन दैट नोट विल कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। किक ऑफ की पूरी टीम की जानिब से अपना बहुत ख्याल रखें। टिल वी मीट अगेन, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।